जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम आपका जो चैप्टर 8 है इनकम फ्रॉम बिज़नेस का, जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज़ेशन जो डिस्कस होनी है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि टैक्स लॉ कहता है कि मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है, जो आईएस 16 आपको कहता है कि आपने टेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, आपने कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, वो मैं नहीं मानता। सिमिलरली जो आपको आईएस 38 कहता है कि आपने इंटेंजिबल एसेट पर अमोर्टाइजेशन किस तरह से चार्ज करनी है, ठीक है? तो टैक्स लॉ कहता है कि मुझे उसका भी कोई मालूम नहीं है कि वो आपको क्या कहता है। टैक्स लॉ हमें डेप्रिसिएशन, ठीक है, और अमोर्टाइजेशन के अपने रूल्स बताता है। तो इसी में इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आता है, बिजनेस का न्यूमेरिकल आता है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमने ढूंढनी है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में गिवन है तो हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है, वो आपके फ्री वाले मार्क्स हैं। फिर उसके बाद हमने टैक्स डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है, वो हम आज से सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात कि टैक्स के अंदर आपका एक ही मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आप अकाउंटिंग के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी आप कहते हैं। तो टैक्स लॉ आपको कहता है कि जो भी डेप्रिशिएबल एसेट होगा उस पर आप टैक्स रूल्स के मुताबिक टैक्स की जो उन्होंने तरीका बताया हुआ है आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो समझने की जरूरत है कि टैक्स लॉ डेप्रिशिएबल एसेट किसको कहता है। अब यहां पर हम देखते हैं टैक्स डेप्रिशिएबल एसेट वो कहता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स, ठीक है, अगर उस ऑन्ड बाय ए पर्सन, मतलब क्या हुआ कि जो हम लीज पर एसेट लेते हैं उस पर हमें डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती। लीज वाले एसेट की फाइनेंस कॉस्ट का, उसकी डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट करना होता है, ये से जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस एसेट की नॉर्मल यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होनी है नॉर्मल वियर एंड टीयर से, बिजनेस में यूज होने से। अगर कोई एसेट है जिसकी जो यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है एंड उसके बिजनेस में नॉर्मल यूज वजह से अगर उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आप वो यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, तो यूज करने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो सेल प्राइस है, उसकी जो मार्केट वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। फिर वो कहता है कि वो जो आपका एसेट है वो या तो आपने होली या पार्शली का क्या किया हो, बिजनेस में यूज किया हो। अब यहां पर होली का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर आपने पार्शली यूज किया तो तब उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, हम वो सारा इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। फिर वो आगे कहता है कि अगर ये सारी कंडीशंस आपकी मीट हो रही हैं लेकिन उस एसेट की आप ऑलरेडी किसी और हेड के अंदर, उस आप ऑलरेडी उस एसेट की कॉस्ट का किसी और हेड के अंदर ऑलरेडी आप एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं, तो उस केस में आप वो डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन से निकल जाएगा। मतलब ये हुआ कि उस पर आपको फिर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी उसका एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं। इस तरह से आप डबल एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक इस्लामिक फाइनेंसिंग एक स्कीम है जिसमें आप मुझे इसको मुशारका फाइनेंस स्कीम कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, बैंक कहता है कि मुझे लीज पर एसेट लेने हैं, वो कहता है कि हम लीज पर आपको नहीं देते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मार्कअप वगैरह हमें मन्ना होता है। हम ऐसा करते हैं, हम परचेज करते हैं, ठीक है, एसेट हम परचेज कर लेते हैं और आपको हम रेंट पर दे देते हैं। तो आपने उसकी जो आज की वैल्यू है, लेट्स सपोज कैश वैल्यू उसकी है 50 लाख रुपए, ठीक है, और आपने हमें वो देना है 10 सालों में, 10 years में। और आप जब तक आप ये पेमेंट्स पूरी नहीं करते, क्योंकि आप वो हमारी ओनरशिप में है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हमें उसका रेंट देंगे, ठीक है। ये एक उन्होंने इस्लामिक फाइनेंसिंग की एक स्कीम बनाई हुई है। उसके थ्रू क्योंकि ओनरशिप रहती है बैंक के नाम, जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो
एसेट दे रहा होता है लीज के ऊपर, इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं कि जो मुशारका फाइनेंस के अंदर जो एसेट बिजनेस के यूज में होगा तो टैक्स डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए हमने ये कंसीडर करना है कि वो एसेट सारे का सारा उस बिजनेस का है। नॉर्मली तो बैंक के नाम पर होगा, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो लॉ कहते हैं जिस पर्सन ने लिया हुआ है लीज पर, जो उसके रेंटल्स पे कर रहा है बैंक को, वो उसको अपना होली ओन्ड एसेट क्या करेगा, ट्रीट करेगा एंड उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। अब हमने डिटरमिन कर लिया है कि ये एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है। तो फिर लॉ कहते हैं अगर आपका एक डेप्रिशिएबल एसेट है और उसको आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो फिर उस पर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। किस तरह क्लेम करना है हम वो सीखते हैं। अब यहां पर अकाउंटिंग में आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट बेसिस का क्या मतलब है, उसमें आप ईयर ऑफ परचेज में अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है तो अगर 9 मंथ बनते हैं, 10 मंथ बनते हैं, 11 मंथ बनते हैं या 5 मंथ बनते हैं, जितने मंथ आपने उस एसेट को यूज किया होता है उस साल के अंदर, आप उतने मंथ की या उतने डेज की आप क्या करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। सिमिलरली जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस ईयर के अंदर जितने दिन, जितने महीने आपने उस एसेट को यूज किया होता है, आप उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ करके उसकी जो भी डिस्पोजल की वर्किंग होती है आप वो वर्किंग करते हैं। लेकिन टैक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। टैक्स लॉ कहता है कि ईयर ऑफ परचेज में, ईयर ऑफ परचेज है उसमें बेशक आप साल के आखिरी दिन ही परचेज क्यों ना कर रहे हो, आखिरी वीक ही क्यों ना परचेज कर रहे हो, साल के आखिरी मंथ ही क्यों ना परचेज कर रहे हो, ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डेप्रिसिएशन। सिमिलरली ईयर ऑफ डिस्पोजल में लॉ कहता है कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में आपने ये नहीं देखना कि आप साल के कौन से ईयर मंथ में कौन से दिन क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं। बेशक आप जून के 29 तारीख को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, लाइक मतलब आपने 11 मंथ और 29 दिन आपने यूज किया है, लेकिन आपने 29 जून को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो लॉ कहते हैं ईयर ऑफ डिस्पोजल में नो टैक्स डेप्रिसिएशन। अब देखिए यहां पर आपकी अकाउंटिंग रूल्स जो आप आई16 आपको बताता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और जो आपके टैक्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि आपने अकाउंटिंग के अंदर जो डिस्पोजल गेन या लॉस आपने कैलकुलेट किया होता है वो आपने किया होता है अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी के हिसाब से। जब आपके डेप्रिसिएशन के रूल्स ही चेंज हो जाते हैं, डिफर करते हैं, तो सिमिलरली आपका डिस्पोजल पे गेन या लॉस अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक यहां पर इररेलेवेंट हो जाता है। जब आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे तो सिमिलरली आप अकाउंटिंग गेन को या तो लेस कर रहे होंगे या आप अकाउंटिंग गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को आप ऐड बैक कर रहे होंगे, क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं है। ये हमने कैलकुलेट किया होता है अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी की बेस पर, जो कि हमें लॉ कहता है कि आप वो यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम टैक्स में सबसे पहले सीखेंगे कि हमने डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है, फिर हमने सीखना है कि हमने टैक्स के मुताबिक डिस्पोजल पर गेन या लॉस किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये हमारा मेजर डिफरेंस था, स्टार्ट में हमने अंडरस्टैंड करना था। फिर अब हम आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम खुद लाइफ को एस्टिमेट करते हैं, 5 साल यूज करना है, 10 साल यूज करना है या 12 साल यूज करना है। हम वहां पर खुद मेथड डिसाइड करते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, या सम ऑफ डिजिट्स मेथड यूज करना है, या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करना है आई16 के मुताबिक। लेकिन टैक्स लॉ कहता है कि आपको कोई इजाजत नहीं है कि आप कुछ एस्टिमेट लगाएं। उसने बता दिया है कि टैक्स पर्पज के लिए आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करना है, जिसको हम अकाउंटिंग में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि हम
जो IAS 16 में रेलेवेंट फार्मूला गिवन है उसको हम यूज करके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए रिड्यूसिंग रेट हम डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टैक्स में लॉ ने आपको रेट्स दे दिए हैं। लॉ कहते हैं अगर बिल्डिंग है आर टाइप ऑफ बिल्डिंग तो 10% ऑफ WDV ये आपको एनुअल डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। आपकी मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड इससे रेलेवेंट जो भी बाकी एसेट्स हैं, लॉ कहता है आपको 15% ऑफ WDV क्या होगी, हर साल डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। फिर लॉ कहता है कि आपने कि अगर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके अगर IT इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, जो भी आप कैमराज आपने अपने बिजनेस में लगाए हुए, तो जो भी आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, IT इक्विपमेंट्स हैं, लॉ कहते हैं वो आपको एनुअली 30% ऑफ जो WDV होगा वो आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ होगा। ये सारे रेट्स आपकी बुक में गिवन है। ये देखें, बिल्डिंग ऑल टाइप्स 10%, फर्नीचर्स इंक्लूडिंग फिटिंग्स एंड मशीनरी एंड प्लांट, मोटर व्हीकल्स, शिप्स, टेक्निकल, मतलब जो भी आपके ये सारे आइटम्स हैं जो कि मशीनरी के रिलेटेड हैं उनका 15%। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी आपके IT के इक्विपमेंट्स हैं, प्रिंटर्स हो गए, आपकी जो भी उसमें वायरिंग अगर आप यूज करते हैं, अगर आपको उसको आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो आपके कंप्यूटर के रिलेटेड है, उनकी जो आपकी है 30% किया आपका डेप्रिसिएशन का रेट है ऑफ WDV। फिर नेक्स्ट में जो हमारे लिए ये जो है ये आपका न्यूमेरिकल में टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये रेफर कर रहा है 5th स्केड्यूल, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है रैंप बिल्ड। अब ये क्या होते हैं, अगर आप देखें कि बिल्डिंग के साथ जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए कि उनकी जो व्हील चेयर है वहां से वो गुजर जाए, उन्होंने एक रैंप टाइप बनाए होते हैं। तो लॉ कहता है अगर आपके एक एक रैंप की अगर कॉस्ट 2,50,000 से अगर कम है तो सारी की सारी आप उसको एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर वो आपकी 2,60,000 हो जाती है फिर वो चला जाएगा यहां पर 10% पे चला जाएगा, ठीक है। अगर 2,50,000 या उससे कम है तो फिर आप जहां सारी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अब हमने रेट्स भी देख लिया, हमने रेट कौन से यूज करने हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट जो हमने चीज सीखनी है वो ये है कि जो बार बार टर्म यूज हो रही है कि WDV, तो क्या लॉ ने WDV को डिफाइन किया है? क्या लॉ ने WDV को डिफाइन किया है? जी, लॉ आपका बताता है कि आपने WDV किसको कहना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर दो सिनेरियो है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब बिजनेस एक एसेट को परचेज करेगा, फर्स्ट टाइम जो परचेज करेगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो उसकी WDV के इक्वल होगी। जहां मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं अदर देन एसेट्स एलिजिबल फॉर जितने भी एसेट्स हैं अदर देन ये, उनकी जो जब जिस साल में वो परचेज होंगे उनकी जो परचेज प्राइस जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, उनकी WDV के इक्विवेलेंट होगी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, अब यहां पर आपका जो टैक्स लॉ है, आपका जो टैक्स लॉ है वो एक एडिशनल बेनिफिट देता है आपको। फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में आपको एक एडिशनल एक्सपेंस अलाउ करता है। अकाउंटिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ईयर अलाउंस। उसके लिए टैक्स लॉ आपकी एक कहता है कि जो भी एलिजिबल एसेट्स होंगे, एलिजिबल डेप्रिशिएबल, जो भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे उनको ईयर ऑफ परचेज में इनिशियल अलाउंस मिलेगा। अब उसने उसके लिए रेट डिफाइन कर दिया है। वो कहते हैं कि जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल प्लांट एंड मशीनरी होगी
उसके लिए 25% इन द ईयर ऑफ परचेज, ये वन टाइम आपको मिलता है। जो बाकी अदर एसेट्स हैं जो उसने डिफाइन किए हैं वहां पर, उनके लिए 10% है। तो अगर हमने एक ऐसा एसेट परचेज किया है जो कि एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस है, तो उसकी हमने ईयर ऑफ परचेज में WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी है। WDV ईयर ऑफ, ये पहले साल की जब हम एसेट को फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे होते हैं। और ये मैंने जो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन एसेट की WDV है जो एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस है। कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस जो हमने कैलकुलेट किया होगा लास्ट पिछले वाले स्टेप के अंदर, वो मुझे यहां पर क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। मैं लेस करूंगा, मेरे पास ये क्या आ जाएगी, WDV आ जाएगी। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी है तो मैं क्या कर दूंगा, 50% से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां पर एक और बात जो यहां पर रेलेवेंट आपको मैं बता देता हूं, वो ये है कि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स, को ईयर ऑफ परचेज के अंदर दो एक्सपेंस अलाउ होते हैं। पहला फर्स्ट ईयर अलाउंस, एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो हम यहां पर सर मैंने कैलकुलेट किया ये, ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब हम पहले देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर अलाउंस क्या होता है। जी, लॉ कह रहा है कि इनिशियल अलाउंस, तो इसको इनिशियल अलाउंस कहते हैं, फर्स्ट ईयर अलाउंस नहीं कहते, इनिशियल अलाउंस। अब इसमें जो मेन चीज है वो यहां पर डिफाइन कर रहा है, ए पर्सन हु प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान। दो कंडीशन मीट होंगी तो तभी आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। पहला क्या है कि एसेट को एलिजिबल होना चाहिए, यहां पर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, हम आगे जाके देखते हैं। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा और आपने उसको पाकिस्तान में यूज करना है, तभी आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए टैक्स ईयर शैल बी अलाउड एन इनिशियल अलाउंस। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, अगर आपने एक एसेट ऑलरेडी एक फैक्ट्री ए थी, फैक्ट्री ए उसमें यूज हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, अब इन्होंने अपना वो मशीन क्या कर दी है, सेल आउट कर दी है। अब जो मशीन है फैक्ट्री बी ने परचेज की है। अब फैक्ट्री बी तो इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज नहीं हो रहा। ऐसा कोई एसेट जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज होगा और वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा, तब ही क्या मिलेगा, उस पर आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। जी, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट मींस डेप्रिशिएबल एसेट, पहली बात जो है कि उसको डेप्रिशिएबल एसेट होना चाहिए, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है। वो होगा, वो पहले क्राइटेरिया मीट करेगा, उसके बाद हम देखेंगे। अदर देन दीज, इन पांच के अलावा जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो आपके क्या हैं, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस व्हीकल इज प्लेइंग फॉर हायर। अब सिंपल वर्ड्स में प्लेइंग फॉर हायर व्हीकल कौन से होते हैं, ऐसे व्हीकल जो बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हो, उनको हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं कि व्हीकल प्लेइंग फॉर हायर। उसके अलावा जितने भी व्हीकल्स होंगे वो आपके अदर देन प्लेइंग फॉर हायर होंगे। जैसे कि जो डेवो बस सर्विस है, उसमें जितनी भी बसेस यूज हो रही हैं, वो सारी की सारी जो बसेस हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो क्या है, प्लेइंग फॉर हायर है। ठीक है। अब अगर हम बात कर लें, जो अगर रेलवे ट्रैक है या रेलवे ट्रेन है, वो जो भी सारी जिसमें जो रेलवे ट्रेन हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो प्लेइंग फॉर हायर में फॉल करती हैं। उसके अलावा जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं वो एलिजिबल एसेट्स नहीं है, मतलब आपको इनिशियल अलाउंस उस पर नहीं मिलेगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, ऊपर मैंने बात की थी, जहां पर उन्होंने मेंशन भी कर दी है। मतलब यह है कि प्लांट एंड मशीनरी हर वक्त आपकी क्या होगी, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगी। शर्त यह है कि वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज होनी चाहिए। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि मैंने एक यूज्ड मशीनरी चाइना से इंपोर्ट की है,
हालांकि वहां पर वो यूज्ड है, लेकिन पाकिस्तान में वो पहली दफा यूज हो रही है, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज होनी चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा जी। एनी प्लांट एंड मशीनरी इन रिलेशन टू विच, अब ऐसी को प्लांट एंड मशीनरी जिसके रिलेटेड हम ऑलरेडी डिडक्शन किसी और सेक्शन के अंदर ले चुके हैं, तो वो भी आपकी क्या होगी, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स, अब स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स क्या होती हैं, आप देखिए फैक्ट्री के अंदर छोटे मोटे रोड्स बने होते हैं, उन्होंने पार्किंग स्लॉट्स बनाई होती हैं, तो वहां पर जो भी खर्चा आपका हो रहा होता है उनको लॉ कहता है आपकी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स होती हैं। तो लॉ कहता है कि वो जो आपकी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेलेवेंट, वो आपकी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है। जो भी आपका एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा वो आपको ईयर ऑफ परचेज के अंदर, सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर 25% जो आपका है उसकी जो कॉस्ट है उसका आपको अलाउ होगा, एज एक्सपेंस अलाउ होगा। हम अभी एक एग्जांपल करते हैं, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। जी एग्जांपल, 1 जनवरी 2022 को आपने एक प्लांट क्या किया, प्लांट मशीन आपने परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 1 मिलियन, ठीक है। लॉ कहता है कि टैक्स ईयर रिक्वायरमेंट क्या है 2023 के लिए, सॉरी 22 के लिए, आप क्या करें, टैक्स डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करें। जब भी आप एक प्लांट मशीनरी परचेज करते हैं, आप एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट परचेज करेंगे, तो आप फर्स्ट ईयर में सबसे पहले उसका इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। जी इनिशियल अलाउंस कितना आएगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 25%, कितना आएगा, 2,50,000 रुपए। अब मैंने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन। उसके लिए लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, WDV से मल्टीप्लाई करना है रेट को। रेट हमें पता है कि मशीन के लिए कितना है, 15% है। अब मुझे कैलकुलेट करनी है WDV। मैंने भी आपको क्या बताया था कि ईयर ऑफ परचेज में किसी भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की आपने WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी है, उसकी कॉस्ट 1 मिलियन माइनस इनिशियल अलाउंस, आपके पास अब क्या आ जाएगी, WDV आ जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी जो आपकी रेट के साथ 15% के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 750,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आपके पास अमाउंट बनती है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए। ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, तो आपने कैलकुलेटर यूज करना है, आपको यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा। अब मैं टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी मैं क्लेम करूंगा अब इस साल के अंदर, मैं ऐड करूंगा, लेस करूंगा अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 2,50,000 प्लस 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जब हम टैक्स ईयर 23 में जाएंगे, टैक्स ईयर 23 में जब हम जाएंगे तो ये हमारा एसेट क्या क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमने इस पर क्या करनी है, तब भी क्या करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। किस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कितनी है 1 मिलियन माइनस इनिशियल अलाउंस 2,50,000 रुपए माइनस लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 15% के साथ। तो ये है कि जब हम एसेट को ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे होंगे तो सेम वही पैटर्न है जो आप अकाउंटिंग में करते थे कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम ओपनिंग WDV किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहां पर 2,50,000 एंड 1 लाख क्या है, इसकी लास्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जब हम वो लेस करेंगे इसमें से तो ये क्या आ जाएगी, ओपनिंग WDV आ जाएगी। उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, टैक्स ईयर 23 का क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। अब हम टैक्स ईयर 24 में जाएंगे, टैक्स ईयर 24 के अंदर, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दो हैं, WDV ऑफ क्लोजिंग WDV ऑफ लास्ट ईयर या ओपनिंग WDV ऑफ लास्ट ईयर माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है।
हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर ये वाला, ये हमारे पास है ओपनिंग WDV ऑफ लास्ट ईयर, उसमें से हम लेस करेंगे जो हमने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, तो आपके पास इस साल की ओपनिंग WDV आ जाएगी। उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो आपके पास 24 की क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हम यही बातें आपकी जो बुक में लिखी हुई हैं वो पढ़ते हैं जी। अब वो यहां पर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन is allowed on proportional basis if the asset was also used for the purpose other than driving business income in a tax year। यहां पर जो प्रोपोर्शनेट बेसिस की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर आपने एसेट को पार्शली यूज किया हो बिजनेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है और मेरे पास एक कार है। अब मैं उस कार को पर्सनल भी यूज करता हूं, एंड जो बिजनेस के मीटिंग के लिए मैं जाता हूँ, बिजनेस के जो ट्रिप्स जाते हैं, अगर मैं किसी क्लाइंट से मिलने जाता हूँ, ठीक है, या किसी वेंडर से मिलने जाता हूँ, जो भी मीटिंग होती है बिजनेस की, उसके लिए भी मैं वो कार यूज करता हूँ। अब यहाँ पर जो कार है ये दो पर्पज के लिए यूज हो रही है, पार्शली बिजनेस के लिए यूज हो रही है, पार्शली पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पर जो मैं एज ए एक्सपेंस क्लेम करूंगा बिजनेस के अंदर एज ए टैक्स डेप्रिसिएशन का, जितने परसेंट मैंने बिजनेस में यूज किया होगा उतने परसेंट मुझे क्या मिलेगा, उसका एक्सपेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं यहां पे कहता हूं कि मेरा जो बिजनेस है, मैंने कार परचेज की, ठीक है, वो उसकी वैल्यू है 1 मिलियन। तो टैक्स ईयर 23 में मैंने इसको यूज किया है, 70% यूज किया है बिजनेस एंड 30% मैंने यूज किया है पर्सनल यूज के लिए। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1 मिलियन कार है तो 15% मिल जाएगा, ठीक है, व्हीकल 15% डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हमारा जो व्हीकल है, कार है, ये हमारा एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, तो इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ईयर ऑफ परचेज में इसकी कॉस्ट ही क्या होगी, इसकी WDV होगी, ये बन जाएगी 1,50,000 रुपए, क्योंकि ये मैं पार्शियली यूज कर रहा हूं। इसका जो 70% है मुझे क्या होगा, एक्सपेंस मिलेगा, ये अराउंड 1,05,000 रुपए बनता है। जो रिमेनिंग 45,000 है ये मुझे एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा जी। अब यहां पे नेक्स्ट क्या कहता है कि आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है इन ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड ईयर ऑफ डिस्पोजल में आपको कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर वो आपको बता रहा है कि आपने रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ऑफ ए पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ ए टैक्स ईयर, मतलब आपने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए WDV आपको चाहिए, आप वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने एसेट फर्स्ट टाइम परचेज किया होगा 1 साल के अंदर, तो उस केस में आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, जो अपनी कॉस्ट करती होगी उस एसेट को, एज रिड्यूस्ड बाय इनिशियल अलाउंस। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी करवाई, जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी तो हमने कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस किया था। अगर एक एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है, उस पर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, तो उन एसेट्स की ईयर ऑफ परचेज में कॉस्ट ही क्या होगी, आपकी WDV होगी। और अगर वो एसेट्स जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, अगर आपने वो परचेज किए हैं, तो ईयर ऑफ परचेज में डेप्रिसिएशन के लिए आपकी WDV क्या होगी, कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, ठीक है। अब फिर कहते हैं इन एनी अदर केस द कॉस्ट ऑफ एसेट टू द पर्सन एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डेप्रिशिएबल डिडक्शंस इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23। अब ये कह रहा है कि आपने जब सब्सिक्वेंट ईयर्स में जाना है, पहले पॉइंट में वो बात कर रहा है जब आप एसेट को फर्स्ट टाइम यूज करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, ईयर ऑफ परचेज के अंदर। अब पॉइंट बी में वो बात कर रहा है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, मतलब बाद में नेक्स्ट ईयर जाके आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा था। मीन वो कह रहा है कि कॉस्ट रिड्यूस्ड बाय टोटल डेप्रिशिएबल डिडक्शंस। हम अकाउंटिंग में टोटल डेप्रिशिएबल डेप्रिसिएशन डिडक्शन को क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और यहां पर वो कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपका इनिशियल अलाउंस भी शामिल है एंड आपकी पिछले सारे सालों की जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो भी शामिल है। आपने इस तरह क्या करनी है, अपनी WDV को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां पर देखें सेम एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपकी क्या है, 5 लाख है, उसने क्या किया, इस पर डेप्रिसिएशन क्या की है, लेस की है, तो आपके पास क्या आ गया, 4,50,000 रुपए। जब आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट आपकी जो WDV है वो 4,50,000 रुपए किस तरह आई है, कॉस्ट
एंड टोटल डेप्रिसिएशन रिडक्शंस। जब आप ये आपने लेस की 10% 45,000 बन गए WDV का, ठीक है। ये आपकी जो WDV बन गए सेकंड ईयर के एंड पर, ये आपकी क्या बन गई 4,05,000 रुपए। जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो आपकी जो प्रॉफिट WDV जो है क्लोजिंग जो लास्ट ईयर की थी, इस साल की प्रॉफिट बन जाएगी, एंड सेम एंड सो ऑन। इस तरह आपने क्या करनी है, WDV को कैलकुलेट करना है। अब जो नेक्स्ट जो आपका है, ये आपका है पार्शियली यूज्ड एसेट, कि आपने पार्शियली यूज्ड एसेट की WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। हम इसका डिस्पोजल, इसकी डेप्रिसिएशन, इसकी WDV बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि आपस में चीजें मिक्स ना हो। हम फिलहाल सिर्फ जो नॉर्मल हमारा वे है कि अगर हम एक नॉर्मल एसेट को फुली हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो तब आपने किस तरह उसकी वर्किंग करनी है, ठीक है जी। अब यहां पर नॉर्मल सी बात है, जो कह रहा है जो आपको टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस जो आपको अलाउ होगी वो एसेट की कॉस्ट से एक्सीड नहीं करेगी, एंड बिल्कुल एसेट की कॉस्ट से एक्सीड कर ही नहीं सकती। अगर जब हमारे एसेट की कॉस्ट जीरो हो जाएगी, लाइक अगर हमारी WDV जीरो हो गई है तो ऑटोमेटिकली हमारा उस पर डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगी, जीरो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये मतलब है। अब यहां पर क्या कह रहा है, वेयर ए पर्सन डिस्पोजेज ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट। अगर आप एक एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो लॉ कह रहा है कि आपको उस साल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। फिर पॉइंट में ए में वो कह रहा है, ठीक है, अब पॉइंट ए में वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है टैक्स WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। आपने कैलकुलेट करनी है टैक्स WDV एट द रेट ऑफ डिस्पोजल, एंड आपने उसको कंपेयर करना है वर्सेस डिस्पोजल प्रोसीड्स। मीन जितनी अमाउंट का आपने उसको बेचा है, आपने वो अमाउंट कंपेयर करनी है टैक्स WDV एट द रेट ऑफ डिस्पोजल के साथ। अगर आपकी सेल प्रोसीड्स ज्यादा है आपकी WDV से, तो आपका यहां पर क्या होगा, डिस्पोजल गेन आएगा। अगर आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स कम है आपकी टैक्स WDV से, तो यहां पर आपका क्या आएगा, टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। आप देखें, इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। यहां पर बात कर रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी, टैक्स लॉ के मुताबिक, ठीक है। हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम WDV क्या होती है टैक्स के अकॉर्डिंगली, कॉस्ट माइनस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉज। हमने आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी टैक्स के मुताबिक, वो हम कॉस्ट में से लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, WDV आ जाएगी। उसको कंपेयर करने से जो एक्सेस अमाउंट है, मतलब जो डिफरेंशियल जो आपको गेन आ रहा है, हम वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड इज लेस देन रिटर्न डाउन वैल्यू, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा, तो आप उसको एज रिडक्शन, ठीक है, आप उसको एज रिडक्शन मतलब एज आप एक्सपेंस क्या कर देंगे, अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। तो यहां तक आपकी हमारी आज की एग्जांपल्स थी, हमारी जो चीजें डिस्कस करनी थी लेक्चर के अंदर हमने वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारी एडिशंस भी होंगी, हमारे पास ओपन WDV भी आ रही होगी एसेट्स के अंदर, हमने एसेट्स परचेज भी किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, उनमें से एसेट्स हमारे एलिजिबल एसेट्स भी होंगे एंड अदर एसेट्स भी होंगे, और उसमें से हमने कुछ डिस्पोज ऑफ भी किए होंगे, ताकि जितना हमने आज इस लेक्चर में कवर किया है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रैक्टिस सारी चीजें क्या हो जाए, आपकी क्लियर हो जाए। तब तक